नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हिंदी के इस अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा बिंदु है वो विशेषण है। विशेषण, कोई भी परीक्षा हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें विशेषण से जुड़ी चीजें ना पूछी जाएं। और अगर देखा जाए ग्रामर में तो विशेषण का जो भाग है वो थोड़ा कठिन भी है। कठिन का मतलब ये है कि वो उसको समझने की आवश्यकता, समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम विशेषण को समझ के पढ़ें तो हमारे लिए विशेषण बहुत सरल हो जाएगा, और ना समझ के पढ़ें तब तो कठिन है ही है, वो एक अलग बात है। तो आज हमारी चर्चा विशेषण पर होगी। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, विशेषण होता क्या है। अगर मैंने आपको पहले बताया था, क्लास पढ़ते समय आप कलम कागज जरूर रखा करिए। हम आपको, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वही तरीके से आपको इस ऑनलाइन क्लास में भी वही आपको आनंद आने वाला है। तो देखते हैं विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अगर इसको और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो वे विकारी शब्द जो, अब यहां से, यानी वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। हम अपनी परिभाषा में बार बार विकारी शब्द की चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में बात बनी रहे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। कभी भी आपसे परीक्षा में बात पूछी जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अलग से कोई पूछे संज्ञा क्या है तो विकारी शब्द है, सर्वनाम क्या है तो विकारी शब्द है, विशेषण क्या है तो विकारी शब्द है, क्रिया क्या है तो विकारी शब्द है। और अगर प्रश्न यह है कि विकारी शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों को लिंग, वचन, काल, कारक, यानी 4 प्रक्रियाएं जिस शब्द में परिवर्तन होता है, तो जिन शब्दों को लिंग, वचन, काल, कारक के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो ये परिभाषा दिखेगा, ये किसकी विशेषता बताते हैं, ये संज्ञा की या सर्वनाम की, दो की ही विशेषता बताई जाती है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। अब आगे देखते हैं कि विशेषण में हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी विशेषण में मुझे क्या सीखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है कि विशेषण में आपको सीखना क्या है, विशेषण में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए विशेषण में हमको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कहीं। सबसे पहले हमको इसमें देखना है विशेषण का अर्थ क्या है, यानी विशेषण में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है विशेषण का अर्थ क्या है, फिर हमें विशेषण की परिभाषा पढ़नी है। क्या पढ़ना है, विशेषण की परिभाषा पढ़नी है। इसके बाद हमको विशेष से पढ़ना है, फिर हमको प्रविशेषण पढ़ना है, फिर हमको
प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार पढ़ना है। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार पढ़ना है और उसके बाद हमें विशेषण के क्या पढ़ना है, भेद पढ़ना है। विशेषण के क्या हम पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेषण विशेषण की अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये चीजें हमें विशेषण पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमको विशेषण में पढ़ना है, फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, फिर एक एक पर अभी चर्चा शुरू कर देते हैं। विशेषण का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या चीज है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है। हर बिंदु पर देखिए, हिंदी एक भाषा है और भाषा को पढ़ा नहीं जाता है, सीखा जाता है। ये कोई विषय नहीं है, जो विषय है वो पढ़िए और जो भाषा है वो सीखिए। कभी भाषा पढ़ी नहीं जाती, पढ़ करके भाषा नहीं आती, सीख करके आती है। तो जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो सीखी जाती हैं, जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो पढ़ी जाती हैं। जैसे आप अगर कहोगे कि हारमोनियम बजाना पढ़ना है, तो हारमोनियम बजाना पढ़ना नहीं है, सीखना है, वो एक कला है। इसी प्रकार से जो आर्ट है, जो कला है, जो भाषा है, वो कोई भी हो उसे सीखा जाता है और जो विषय होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। तो इन हर बिंदु को, तो ये दो बिंदु तो हमने पहले ही क्लियर कर दिए, जिसमें हमने आपको बताया अर्थ और परिभाषा। एक और चीज बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए कि विशेषण करता क्या है, विशेषण किसी भी के क्षेत्र को सीमित करता है। क्या करता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। यानी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को क्या करता है, सीमित करता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ गाय, गाय क्या है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है और गाय का क्षेत्र असीमित है। यानी पूरे संसार में जितनी भी गाय हैं उन सब का बोध इस शब्द से होता है। यानी उन सभी का बोध इस शब्द से हो जाएगा। किस शब्द से, गाय शब्द से। अब देखो बेटा, हमने इस शब्द से पूर्व क्या लगा दिया, काली। काली क्या है, इस गाय की विशेषता है। काली क्या है, इस गाय की विशेषता है। अब गाय का दायरा सीमित हो गया, अब सिर्फ उस गाय की चर्चा हो रही है जिसका रंग काला है। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तब उस संज्ञा या सर्वनाम का क्षेत्र, उसका दायरा सीमित हो जाता है। तो आप सभी लोग बड़ा ही प्यार से, बड़ा मन से और समझ के पढ़ें। बहुत ही जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करता है विशेषण, कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को, उसके दायरे को सीमित कर देता है। अब आपको बताते हैं विशेष्य क्या चीज होती है और फिर चर्चा आगे ऐसे करते रहेंगे। विशेष्य, विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है
वह विशेष कहलाता है। और ध्यान दीजिए भाई बेटा, और एक योजक चिन्ह है, इसलिए और तथा किंतु परंतु चाहिए आदि से पूर्व पूर्व विराम का प्रयोग नहीं होता। तो कहलाता है और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और उसकी जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। यहाँ उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा था अभी जो आपने लिखा, काली गाय, क्या शब्द लिखा, काली गाय। या जैसे आपने लिखा मोटी पुस्तक, या आपने लिखा अच्छा आदमी। ये सभी संज्ञाएं हैं जिनकी विशेषताएं आपने बताई हैं। अब ध्यान दो बच्चा इन चीजों को, कि लिखा है गाय, काली किसकी विशेषता है, काली गाय की विशेषता है। काली किसकी विशेषता है, गाय की है, इसलिए गाय क्या है बेटा, गाय विशेष है। जिसकी विशेषता होती है वो विशेष होती है। अब इसकी विशेषता बता कौन रहा है, विशेषता बताने वाला शब्द काली है। काली गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काली शब्द बता रहा है। तो काली क्या है, काली विशेषण है। काली क्या है, विशेषण है। तो जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। हालांकि जो विशेषण है उसे उपमान भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो कई बार परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो लीक से हटकर होते हैं। आप सभी लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को पढ़ते हैं, परंपरागत चीज़ों को पढ़ते हैं। परीक्षक आपसे ये नहीं पूछना चाहता है आपको ये विशेषण आता है या नहीं आता है, संधि आती या नहीं आती, समास आता है या नहीं आता। वो जानना चाहता है आपको हिंदी आती कि नहीं आती। इसलिए उसका कितना ज़्यादा आपको जानकारी है, तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा हट करके पूछ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण होता है इसे उपमान भी कहते हैं, और जो विशेष होता है, ये जो विशेष है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, इसे उपमेय भी कहते हैं। फिर से समझ लो, यानी जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। अब विशेषण को ही उपमान कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, अब विशेष से ही उपमेय होता है। और उपमेय उपमान ये दोनों क्या होंगे, या तो ये संज्ञा होंगे और या ये सर्वनाम होंगे। यानी या ये संज्ञा होंगे या ये सर्वनाम होंगे। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई। जहाँ कहीं कोई किसी भी प्रकार से त्रुटि रहे आप पूछ सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुछ भी फालतू नहीं होता। अगर कमल का पर्यायवाची पंकज है, नीरज है, तो पंकज और नीरज हैं तो वो कमल, अंतर जरूर है। पंकज में, नीरज में, सरोज में, जलज में, वारिज में, सब में अंतर है। पर्याय हैं, पर्यायवाची एक दूसरे के समानांतर लगभग होते हैं, लगभग एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन एक के स्थान पर दूसरा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये पर्यायवाची की सबसे बड़ी विशेषता समझ लो। पर्यायवाची किसी मूल शब्द के अलग अलग पर्याय होते हैं, उसके विशेषण होते हैं।
तो कमल, पंकज और सरोज ये दोनों ही कमल के पर्यायवाची तो हैं, लेकिन पंकज की जगह सरोज का और सरोज की जगह पंकज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पंकज वह कमल होता है जो कीचड़ में खिले, इसलिए तुलना पैरों की दी जाती है। पद पंकज, हाथ को पंकज कभी नहीं कहा जाता, आंख को पंकज कभी नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकते। मुख्य बिंदु पे आइएगा, उपमान और विशेषण एक ही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उपमान केवल प्राकृतिक चीजें होती हैं, विशेषण कोई भी हो सकता है, ये फर्क है। उपमान सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, इनका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ होता है? काव्य में। सूरज, चांद, सितारे, अन्य चीजों से इनकी उपमा दी, तुलना दी जाती है। अब विशेषण कुछ भी किसी सी चीज से, यानी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके आगे अब देखते हैं, विशेषण भी हो गया आपका और प्रविशेषण भी हो गया। और अब बताते प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण, देखो बेटा, प्रविशेषण को विशेष विशेषण भी कहते हैं। विशेष्य विशेषण, विशेष विशेषण भी कहते हैं, एक ही बातें हैं। तो प्रविशेषण, विशेष विशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। परिभाषा से उस बिंदु का, उस टॉपिक का, उस पर्टिकुलर पाठ की एक जानकारी, एक सूचना प्राप्त होती है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब देखो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जो विकारी शब्द है वो है संज्ञा, और क्या है? सर्वनाम, और क्या है? विशेषण, और क्या है? क्रिया। यहां पर चर्चा विशेषण की चल रही है। विकारी शब्द आपके सामने लिखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए, अगर कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बताए तो उस शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर कोई संज्ञा की विशेषता बताए, आप कहोगे मोटा आदमी, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता मोटा है, अर्थात मोटा विशेषण है। सर्वनाम की कोई विशेषता बताए उसे भी विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की कोई भी विशेषता, अच्छाई बुराई बताए उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। यहाँ सर्वनाम की विशेषता हो जाती है, कोई भी ऐसे सार्वनामिक शब्द इसमें आ जाते हैं। अब आता है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस चीज को विधिवत आत्मसात करिए और अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे आपने लिखा, अच्छा अच्छा आदमी। आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, इस प्रकार से अच्छा शब्द एक विशेषण माना जाएगा। अब आता है सर्वनाम की कोई विशेषता बताए, या तो संज्ञा की होगी, अच्छा आदमी, जैसे ऐसे लिख सकते हो, वह ईमानदार है। वह शब्द विशेषण है,
ईमानदार विशेषता है, वह ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता जो बताए, जैसे देखिए यहाँ अगर शब्द आया लाल गुलाब, गुलाब एक संज्ञा है, लाल एक विशेषण है। अब हमने लिख दिया बहुत लाल गुलाब, क्या लिख दिया? बहुत लाल गुलाब। अब बहुत क्या है? बहुत लाल की विशेषता है। लाल क्या है? गुलाब की विशेषता है। तो गुलाब के लिए लाल विशेषण है, लेकिन बहुत के लिए लाल विशेष है, यानी विशेष से विशेषण, इसलिए से प्रविशेषण या विशेष विशेषण कहा जाता है। लेकिन बहुत सिंपल सी एक ऐसी बात समझ लो, जिसे कहते हैं कि जो लॉजिक से हट करके अपने मन से किसी भी शब्द से पहले अगर दो विशेषण लगे हों तो पहले विशेषण को प्रविशेषण कहा जाता है। किसी शब्द से पहले दो विशेषण लगे हों तो पहले विशेषण को प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ देखिएगा गुलाब शब्द से पहले दो विशेषण लगे हैं, एक लाल एक बहुत। किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले अगर दो विशेषण आए तो जो पहले वाला विशेषण है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई? दो तरीके, अगर तकनीकी रूप से प्रविशेषण समझो वो भी बता दिया, और नहीं तकनीकी, शब्द से पहले अगर दो विशेषण दिए हों तो पहला वाला प्रविशेषण होगा। लेकिन इस तरीके का अगर कहीं कोई प्रश्न आए तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि आप वहाँ भ्रमित हो जाएंगे। अभी मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, आप बताएंगे कि प्रविशेषण कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे मान लिया एक प्रश्न आपके सामने रखा गया, अब पूछा गया इस विकल्प में प्रविशेषण, किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है? किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है? हमारा शीघ्र ही एक प्रैक्टिस सेट आने वाला है, जिसमें प्रतिदिन हम कुछ प्रश्नों के को हल कराएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, परीक्षा से जुड़े हुए होंगे। आने वाले समय में वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का एक पूरी श्रृंखला, एक बृहद श्रृंखला लेकर के आपके सामने शीघ्र ही आएंगे। तो प्रश्न क्या था कि किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं। आपके सामने चार विकल्प लिखे जाते हैं। ए है बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। बहुत मोटी पुस्तक, बहुत मोटी पुस्तक। बहुत अच्छा लेख, क्या है? बहुत अच्छा लेख। और डी ऑप्शन आपका आया बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची इमारत। अब प्रश्न है कि किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है? किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है?
या ऐसे भी कह देंगे कि किस विकल्प में बहुत प्रविशेषण नहीं है। ABCD में से 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं कि इसमें कौन प्रविशेषण है और किस में प्रविशेषण नहीं, यानी शेष 3 में होगा, किसी एक में नहीं होगा, जबकि सब में वही लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि किस विकल्प में प्रविशेषण है या नहीं है, जब भी कभी कोई प्रविशेषण वाला प्रश्न आए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, तो आपकी सबसे पहले नजर यहां जानी चाहिए। ये विशेषता है किसकी, जैसे पूछा जाए आपसे प्रविशेषण है या नहीं, तो आपकी नजर कहां जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए। इधर आया हुआ शब्द या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो प्रविशेषण नहीं होगा। यानी अगर या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो तभी प्रविशेषण होगा, लेकिन अगर क्रिया हुई तो फिर क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर देखना, लेख एक क्रिया है, क्योंकि लिखना एक क्रिया है। आदमी जातवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातवाचक संज्ञा है, इमारत भी जातवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न सी सही रहेगा कि यहाँ पर बहुत और अच्छा, ये दोनों क्रिया विशेषण। इसे समझ लो, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले अगर 2 विशेषण आते हैं तो पहला वाला विशेषण प्रविशेषण होगा, लेकिन क्रिया से पहले चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, चाहे 5 आए, वो सब क्रिया विशेषण ही होंगे। यानी क्रिया के पूर्व प्रविशेषण नहीं होता। ठीक है, क्रिया के पूर्व प्रविशेषण नहीं होता। मैं यहां लिख भी देता हूं, क्रिया के पूर्व प्रविशेषण नहीं होता। क्रिया के पूर्व प्रविशेषण नहीं होता। इस चीज को आप कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्रिया में प्रविशेषण जैसी चर्चाएं नहीं होती। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई। कोई भी बिंदु ऐसा हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से ऑफलाइन पढ़ाई होती है, मैं वैसे ही ऑनलाइन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में ये सारी चीज़ें हैं कि आप कौन सा प्रश्न कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको देर में समझ में आ सकती है, उसको किस तरीके से बताया जाए। चलते हैं, अब बात विशेषण की आगे बढ़ती है। अब आता है प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। 2 भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, विशेषण का प्रयोग सदैव संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है। विशेषण का प्रयोग सदैव संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व। विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व में होता है और विशेषण का प्रयोग
संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है। बस ये ध्यान रखना है। क्या है उद्देश्य विशेषण, क्या है विधेय विशेषण, ये चीज आपकी समझ में अवश्य आ जानी चाहिए। अब जैसे लिखा मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक, ठीक है। यहां लिखा पुस्तक मोटी है, मोटी पुस्तक, और दोबारा क्या लिखा है, पुस्तक मोटी है। अब देखो यहां संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हुआ है, संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हुआ है, अतः इस स्थान पर क्या है, उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां पुस्तक मोटी संज्ञा के पश्चात विशेषण का प्रयोग हुआ है, संज्ञा के पश्चात विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर विधेय विशेषण है, ठीक है। अगर विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले हो, सर्वनाम से पहले हो, तो उद्देश्य विशेषण होता है, और इसका प्रयोग अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद में हो तो विधेय विशेषण होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे कई प्रश्न आ चुके हैं, अतः इन्हें समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कहीं अपनी कलम कागज पे इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके आगे, देखिए कैसे और प्रश्न आते हैं, वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया था रोहन ईमानदार लड़का है, रोहन ईमानदार लड़का है। विशेषण का प्रयोग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व ही होता है। कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी हो जाता है, इसलिए उद्देश्य विधेय पहले आया। प्रथम उद्देश्य बाद में विधेय। तो पूछा गया रोहन ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में जो ईमानदार शब्द है, ये विशेषता रोहन की है या ये विशेषता लड़के की है। प्रश्न आएगा कि रोहन ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में ईमानदार किसकी विशेषता है, रोहन की है या लड़के की है या दोनों की है या इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता लड़के की है, क्योंकि इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व में ही होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करें, पूछा जाएगा रोहन ईमानदार है। अब आगे कोई शब्द आया ही नहीं, वहां था रोहन ईमानदार लड़का है, लड़का शब्द आया, यहाँ रोहन ईमानदार है, आगे कोई शब्द ही नहीं आया। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो ये ईमानदार विशेषता है, अब ये रोहन की है, आगे कोई है ही नहीं, अब ये रोहन की है। तो ऐसी स्थिति में आए हुए प्रश्न को कहा जाएगा विधेय विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, अगर उन्हें विधेय विशेषण पूछना होगा तो विशेषण के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण लिख देंगे रोहन ईमानदार है, ऐसा तभी लिखेंगे जब उन्हें केवल उद्देश्य या विधेय विशेषण पूछना होगा। चार ऐसे पॉइंट डालेंगे और कहेंगे किस शब्द में, किस विकल्प में उद्देश्य विशेषण है या किस विकल्प में विधेय विशेषण है। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझे कि उद्देश्य और विधेय क्या चीज है। यानी उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के फर्क को
आप समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा, आता है विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं। यह विशेषण के, चाहे प्रकार कह लो चाहे भेद कर लो, तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। ये क्या करता है? विशेषण की अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, आकार, आकृति आदि का वर्णन करता है। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। फिर परिमाण, कुछ है। इस तकनीकी कमी के लिए हम इसको अभी यहीं रोक रहे हैं, आपको अगली क्लास में बताते हैं। तो इसके भेदों पे चर्चा अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।